हेलो दोस्तों, मैं हूं योगेंद्र कुमार और आज हमारा दूसरा लेक्चर है आरएसी का। आज हम डिस्कस करेंगे कि रिवर्स कार्नोट साइकिल डिस्कस करेंगे। आरएसी सब्जेक्ट है हमारा और हम पहला इसका जो इंट्रोडक्शन है, जो हमारा पहला लेक्चर है, उसमें एक पहली वीडियो दे चुके हैं हम। उसके बारे में आप उसको देख लीजिएगा कि व्हाट इज़ द आरएसी, और उसमें डिस्क्राइब किया गया है कि क्या क्या है, होता है, क्या क्या पढ़ना है हमें इस सब्जेक्ट में। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे क्या है कि आज पढ़ेंगे हम रिवर्स कार्नोट साइकिल। ठीक है, क्या पढ़ेंगे आज हम? रिवर्स कार्नोट साइकिल। रिवर्स कार्नोट साइकिल। रिवर्स कार्नोट साइकिल। ठीक है, रिवर्स कार्नोट साइकिल, इसको हम रिवर्स हीट इंजन साइकिल भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम क्या? रिवर्स हीट इंजन साइकिल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब मैं बताऊंगा क्यों बोलते हैं, हम क्यों बोलते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्या क्या किस लिए बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो देखो, हमने थर्मोडायनेमिक्स में पहले पढ़ चुके हैं कि क्या इंजन होता है और किस साइकिल पे वर्क करते हैं। बहुत सारे साइकिल होती हैं जिस पे ये वर्क करता है। कार्नोट साइकिल होती है, डीजल साइकिल होती है, पेट्रोल साइकिल होती है। ठीक है, ये हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हैं। लेकिन जो बेसिक साइकिल होती है वो हमारी क्या है? कार्नोट साइकिल है। इसको हम एक आइडियल साइकिल भी बोल सकते हैं कि ये हमारी सबसे पहली साइकिल होती है। इसको आइडियल साइकिल इसलिए बोलते हैं कि ये प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं होती है। इसको हम एज ए स्टैंडर्ड मानकर सारी चीज़ें इसके ऊपर एज ए स्टैंडर्ड, मतलब इससे ज़्यादा मैक्सिमम एफिशिएंसी या मैक्सिमम सीओपी किसी भी मैकेनिकल डिवाइस या मैकेनिकल इंजन की नहीं हो सकती है। ठीक है, तो हम बताते हैं क्यों इसको रिवर्स हीट इंजन साइकिल और रिवर्स कार्नोट साइकिल बोलते हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं बना दे रहा हूँ कि डायग्राम क्या होता है। एक हीट इंजन को बता रहा हूँ और एक बना रहा हूँ मैं उसको। देखिए ये क्या है, पहले मैं बना रहा हूँ डायग्राम हीट इंजन का। सही है, ये थर्मोडायनेमिक्स में सभी लोग पढ़ चुके हैं। ये हमारी Q2 है, ये T2 है और ये हमारी Q1 है। ठीक है, ये T1 है। ये हमारे किसकी साइकिल है? हीट इंजन की। ठीक है, अभी डायग्राम सीधा बनाऊं, टेढ़ा आ रहा है। ठीक है, ये हमारा है हीट इंजन। हीट इंजन को हम HE से रिप्रेजेंट करते हैं। ये Q2 हीट हमारी यहाँ पर सप्लाई हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर हमारी Q1 जो हीट है वो रिजेक्ट हो रही है। ये T1 टेम्परेचर है इसके सापेक्ष में और ये T2 टेम्परेचर है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या मिल रहा है? W वर्क मिल रहा है। तो ये जो पिक्चर है ये हमारी एक हीट इंजन को रिप्रेजेंट करता है कि इसमें क्या है, ये हाई टेम्परेचर सोर्स होता है। इसको क्या बोलते हैं हम? हाई टेम्परेचर सोर्स। हाई टेम्परेचर सोर्स होता है ये। ठीक है, ये इसको मैं लिख दे रहा हूँ, ये हाई टेम्परेचर सोर्स होता है और ये होता है लो टेम्परेचर सोर्स, या लो टेम्परेचर सोर्स भी कह सकते हैं, रिजर्वायर भी कहते हैं इसको, हम रिजर्वायर भी कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, सोर्स और रिजर्वायर। ठीक है, ये हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि हमारा जो हाई टेम्परेचर सोर्स है वहाँ से हमारी Q2 हीट सप्लाई हो रही है और हमारी Q1 हीट रिजेक्ट हो रही है इंजन में से, और एक हमें मैकेनिकल वर्क मिल रहा है। ठीक है, W जो है हमारा यहाँ पर मैकेनिकल वर्क मिल रहा है। अब देखो, मैं क्यों बना रहा हूँ, मैं कंपेयर करूँगा कि हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर में क्या है। देखो, इसमें क्या है कि सारा उल्टा होता है। जो रिवर्स कार्नोट साइकिल है और जो रिवर्स हीट इंजन है ये उल्टी साइकिल होती है। किसकी? हमारी हीट इंजन की। देख लीजिए, अब मैं इसको डायग्राम बनाऊंगा किसका? एक रेफ्रिजरेटर ले लेंगे हम। ठीक है, ये R हमारा रेफ्रिजरेंट होगा और ये हमारा, यहाँ पे क्या है देखो, सॉरी यहाँ पर क्या है देखो, रिवर्स होगा तो सारी चीज़ें हमारी उल्टी चलेंगी। ठीक है, ये T2 है तो हमारी Q2 हीट रिजेक्ट हो रही है
और ये हमारी Q1 है, यहाँ पर T1 टेम्परेचर है और हम यहाँ पर एक वर्क दे रहे हैं, ठीक है, WR, ठीक है, हमें वर्क देना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये हमारा देखो इसमें क्या है, इसमें जो मेनली डिफरेंस क्या है कि जो हाई टेम्परेचर है, जो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है, वहाँ से हमारी Q2 हीट सप्लाई हो रही है कहाँ पर, इंजन में। लेकिन क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर कि हमारी जो लोअर टेम्परेचर है यहाँ से हमारी हीट सब मतलब अब्जॉर्ब करके ये इसको कहाँ दे रहा है, हाई टेम्परेचर सोर्स को दे रहा है। ये क्या है, T2, ये T2 है, ये हाई टेम्परेचर सोर्स है, और T1 क्या है, हमारा लोअर टेम्परेचर सोर्स है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि T2 इज ग्रेटर देन T1, ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो चलिए, ये तो समझ में आ गया होगा कि ये रिवर्स क्यों है, और अभी डिस्क्राइब करूँगा मैं कि क्यों रिवर्स साइकिल क्यों कहते हैं हम इसको, ठीक है, क्योंकि ये उल्टी होती है। अब देखिए, रिवर्स कार्नोट साइकिल को हम एक डायग्राम के थ्रू बनाने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे कैसे काम करता है, ठीक है। ये क्या है हमारा, दोस्तों मैकेनिकल की अब सारे सब्जेक्ट की वीडियो इस पर आने वाली हैं, और यहाँ पर हम आपको अच्छे से अच्छे पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है, और ये हमारा हो गया 3 प्रोसेस, और ये हो गया 4 प्रोसेस, ठीक है। तो इसको कहेंगे हम कंप्रेसर, कंप्रेसर आ रहा है, कंप्रेसर, ठीक है। ये क्या है, हमारा कंडेंसर है। यहाँ पर हमारी Q2 हीट जो है वो रिजेक्ट हो रही है, और ये भी हमारा क्या है, इवोपरेटर। यहाँ पर हमारी Q1 हीट एब्जॉर्ब हो रही है, यहाँ पर हमें WC काम करना पड़ रहा है कंप्रेसर के लिए। और ये क्या है हमारा, इसको बोलेंगे हम कंडेंसर। ये हमारा इवोपरेटर हो गया, इवोपरेटर, ठीक है। और ये हमारा है एक्सपेंशन डिवाइस, इसको बोलेंगे हम एक्सपेंशन वाल्व बोल सकते हैं या डिवाइस ही बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें हमारा क्या है, WE वर्क हमें मिल रहा होता है, आउटपुट होता है, ठीक है। तो हमारा क्या है, ये एक रेफ्रिजरेटर को शो कर रहा है, एक साइकिल को शो कर रहा है, कार्नोट साइकिल को, ठीक है, कि कैसे कैसे वर्क हो रहा है, वो कैसे कैसे इवोपरेटर से हमारी Q1 हीट एब्जॉर्ब हो रही है। जो एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होता है, कंप्रेसर में कंप्रेस होती है, ठीक है। कंप्रेस होने के बाद वो क्या है, कंडेंसर में यहाँ पर पहुँच जाती है। एक यहाँ पर होने के बाद देखिए, जितने भी हमारे रेफ्रिजरेटर हैं या फिर AC है, इसमें एक वर्किंग फ्लूइड काम कर रहा होता है। वर्किंग फ्लूइड क्या है कि उसको हम रेफ्रिजरेंट बोलते हैं। सपोज दैट अगर हमारी एयर है तो इसमें जैसे एयर है तो एयर हमारी यहाँ पर रेफ्रिजरेंट हो गई, ठीक है। अगर हम एयर की जगह कुछ और सब्सटेंस ले रहे हैं, लाइक जैसे अमोनिया ले लिया या फिर कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया या क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, वो तो खैर बैन हो गया क्योंकि उससे ग्लोबल वार्मिंग की ज़्यादा बढ़ रही थी, तो इसलिए इसको बैन कर दिया गवर्नमेंट ने। उसकी जगह से और ऐसे सब्सटेंस आ गए हैं जो आइसोब्यूटेन है और डाइक्लोरोमीथेन है। ऐसे बहुत सारे रेफ्रिजरेंट हैं जो आजकल हम अपने रेफ्रिजरेटर और AC वगैरह में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस रेफ्रिजरेंट का काम क्या होता है ये भी समझ लीजिए। रेफ्रिजरेंट का क्या काम होता है कि ये हमारी काम क्या होता है, रेफ्रिजरेंट का काम होता है कि वो हमारी जो हीट है एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाके ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। तो वो रेफ्रिजरेंट बहुत सारे हो सकते हैं, एयर वगैरह जो मैंने आपको अभी बताया है, ठीक है। तो ये क्या है, एक हमारी एक कार्नोट साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें हमारी जो एयर है, एयर एज ए रेफ्रिजरेंट यूज़ हो रही है, कार्नोट साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे, एक PV डायग्राम, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम और एक TS डायग्राम बनाएंगे, उससे और आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं बना रहा हूँ यहाँ पर एक PV डायग्राम। हम वर्टिकल एक्सिस पे क्या लेते हैं बताइए, सभी को पता होगा। ये वर्टिकल एक्सिस है, इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। वर्टिकल एक्सिस पे हम लेते हैं प्रेशर, यहाँ पर प्रेशर लेंगे, और हॉरिजॉन्टल पे लेते हैं वॉल्यूम, ठीक है। ये आपको पता है ही, आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी सब्जेक्ट में, तो ये मैं बनाने की कोशिश बना रहा हूँ, ठीक है। ये हमारी एक आइडियल साइकिल है, कार्नोट रिवर्स साइकिल, ठीक है।
चलिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये हमारा 3 पॉइंट हो गया, 3 प्रोसेस, ये 4। एरो इधर चलेगी, देखो हम रिवर्स कार्नोट साइकिल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो प्रोसेस है हमारे, जो वो हीट इंजन वाली, जो कार्नोट हीट इंजन की जो साइकिल है, वहाँ पे इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल उल्टे चल रहे होते हैं प्रोसेस। देखो यहाँ से 1 से 2 चल रहे हैं, लेकिन जो हीट इंजन है, कार्नोट हीट इंजन की जो साइकिल है, वहाँ से 1 से 2 जा रहे होंगे, नीचे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो हम इसलिए इसको, क्योंकि सारे प्रोसेस इसमें रिवर्स हैं, तो इसलिए हम इसको रिवर्स कार्नोट साइकिल बोलते हैं, ठीक है। तो ये 1 2 हो गया, और ये इसको देखो, अब मैं इन प्रोसेस को डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ यहीं पर डायग्राम में कि ये कौन कौन से प्रोसेस है। ये हमारा क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस, ठीक है, कंप्रेशन प्रोसेस, ठीक। अब यहाँ पर कंप्रेशन है तो इसमें मतलब कि हमारा यहाँ पर WC, मतलब जो हम कंप्रेसर को वर्क दे रहे हैं वो हमारा जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है हमारा, आइसोथर्मल, ये भी रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। और ये हमारा क्या है, देखो ये भी रिवर्सिबल एक्सपेंशन प्रोसेस है। जो प्रोसेस 3 से लेके 4 है, ये क्या है हमारा, रिवर्सिबल एक्सपेंशन प्रोसेस है। इसको मैं यहाँ बताऊंगा, ये क्या है हमारा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस। एक्सपेंशन प्रोसेस, जो एक्सपेंशन प्रोसेस मतलब वो यहाँ से रिप्रेजेंट कर रहा है 3 से 4, इस डायग्राम में 3 से लेके 4, ये मतलब ये जो 3 है ये एक्सपेंशन प्रोसेस क्या क्या है कि जो हमारा रेफ्रिजरेंट है, जो एक्सपेंशन वाल्व है, यहाँ पे जाके एक्सपेंड हो जाता है, उसका विस्तार हो जाता है, ठीक है। और वो विस्तार होने के बाद कहाँ पहुँचता है, इवोपोरेटर में। अब जैसे ही वो इवोपोरेटर में पहुँचता है तो वो क्या करा है, इवोपोरेटर उसको फिर से इवोपोरेट करके फिर से कंप्रेशन भेजेगा। लेकिन जब वो यहाँ पर इवोपोरेट करेगा मतलब कुछ ना कुछ हीट एब्जॉर्ब करेगा, जिससे क्या होगा, हमें एक कूलेंट स्पेस मिल जाएगा, ठीक है। एक हमें एक जो जगह होगी जिसे हम ठंडा करना चाह रहे हैं, वो हमारी यहाँ पर एक इवोपोरेटर के थ्रू मिल जाएगी, ठीक है। कि वो कितनी मिलेगी, वो Q1 हीट, क्योंकि जितनी ज़्यादा हीट वो एब्जॉर्ब करेगा उतना ही हमारा स्पेस कूल होगा, ठीक है, ठंडा होगा, ठीक है। ये क्या, अब हम देखो ये दिखा रहा है ना 3 से लेकर 4, ये हमारा एक्सपेंशन, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस हो गया। और ये हमारा क्या हो गया, आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस, एक्सपेंशन प्रोसेस, सॉरी, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस जो 4 7 है, ये हमारा है रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस, एक्सपेंशन प्रोसेस, ठीक है। ज़्यादा इंगेज तो नहीं हो रहा, चलो मैं मिटा दूंगा अगर ज़्यादा इंगेज हो रहा है। देखो इसी के सापेक्ष में हमारे डायग्राम भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्रेशर हमारा V4, और इसी के सापेक्ष में हो जाएगा V2, और यहाँ पर इसी के सापेक्ष में क्या हो जाएगा, V3। ये लाइन ऐसा आएगी तो ये हमारा 4 यहाँ पर आएगा, ठीक है, और ये V3 हमारा यहाँ पर जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा V3, ये V4, ठीक है, इसके सापेक्ष में। और देखो एक चीज़ और है, जब हमारा क्या है प्रोसेस क्या हो रहा है, 2 से 3 हो रहा है, तो कि वो कुछ ना कुछ हीट हमारी रिजेक्ट कर रहा है, कहाँ से, कंडेंसन से, तो वो हमारा Q2 हो गया। और वो एब्जॉर्ब कितनी कर रहा है, प्रोसेस 4 से लेके 1 में वो हमारा क्या है, Q1, ये Q1 हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। ये क्या है, इसका PV डायग्राम है, जो हमारी रिवर्स कार्नोट साइकिल है, इसका ये प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है, ये एग्जाम में बनाने के लिए आता है, ठीक है। अब इसका TS डायग्राम भी देख लीजिए, TS डायग्राम। अब चलो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है। अब हम TS डायग्राम बनाएंगे। TS बोले तो TS होता है टेम्परेचर और एंट्रोपी डायग्राम, ठीक है। एंट्रोपी आपको पता है ही कि होता क्या है, आपने पढ़ रखी है थर्मल डायनेमिक्स में। अब हम क्या बनाएंगे, इसका TS डायग्राम बनाएंगे,
ठीक है। अब हम क्या बनाएंगे, टीएस टेम्परेचर लेंगे हम यहाँ पर वर्टिकल एक्सिस पे, और एंट्रोपी लेते हैं हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, ठीक है। ये हमारा एक रेक्टेंगल की साइड से बनता है, ये देखो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया। 1 से 2, 2 से 3, और 3 से 4, 4 से 1। इसमें यहाँ पर हमारी क्या है, ये हो जाएगी एंट्रोपी ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, S1 बराबर S2, और यहाँ पर हो जाएगी S4 बराबर S3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, WC वर्क दे रहे हैं, हमें WE वर्क मिल रहा है x में, और यहाँ से हमारी कौन सी हीट रिजेक्ट हो रही है, Q2, और यहाँ से हमारी क्या है, Q1 हीट हमारी एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। सही है, समझ में आ रहा है? बता देना अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो इसमें बता देना, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा टेम्परेचर और एंट्रोपी डायग्राम है किसका, रिवर्स कार्नोट साइकिल का, ठीक है। अब इसमें देखो क्या करेंगे हम, क्या पता चल रहा है, देखो एक टेम्परेचर सोर्स जो है, ठीक है, टेम्परेचर क्या है हमारा, यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो गया, T2, और इसके यहाँ पर क्या टेम्परेचर हो गया, T1। मतलब क्या है कि हमारा जो टेम्परेचर, ये जो प्रोसेस है 2 से 3 के लिए रिवर्सिबल आइसोथर्मल जो होता है, वहाँ पर हमारा क्या होता है, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहता है, मतलब उसके तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस में, ठीक है। और रिवर्सिबल हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक स्टेट से जाकर फिर से अपनी इनिशियल स्टेट में जाता है, तो हम इसको रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, ठीक है। और ये क्या है, एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक क्या होता है, एडियाबैटिक होता है कि जहाँ पर हमारी हीट कांस्टेंट रहती है, क्यू हमारी जो होती है वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस है। और देखो यहाँ पर रिवर्सिबल लग रहा है, तो मतलब इसको हम एक और बोलते हैं आइसेंट्रोपिक। इसको हम क्या बोलते हैं, अगर दोनों को लिखा जाए तो इसको हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है। ये भी समझ लीजिए, क्यों ये आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस हो गया, ये आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस हो गया। समझ में आ रहा है? अब देख लीजिए, अब क्या करेंगे हम कि हम इनके दोनों के सापेक्ष के, इनसे दोनों को रिलेट करके हम क्या निकालेंगे, इसकी COP निकालेंगे। और कैसे कैसे निकालेंगे देख लीजिए आप। अब मैं यहाँ पर देखो डायग्राम में भी यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ कि हमारा क्या क्या हो रहा है। ये आपको लिख लीजिएगा, आपके नोट्स बनाने के काम आएगा, अपने शॉर्ट्स बना लीजिए हाथ हैंड टू हैंड। देख लीजिए यहाँ पर मैं बना रहा हूँ कि कौन कौन से हमारे प्रोसेस है, इसको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, यहीं नीचे दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये जो हमारे प्रोसेस है, प्रोसेस 1 से 2, 1 से 2 क्या है हमारा, जो प्रोसेस 1 से 2 है क्या है, ये क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस है। रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस है, ठीक है। रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस है, और इसमें जो वर्क इनपुट है वो कितना है, WC, वर्क इनपुट टू कंप्रेसर कितना है हमारा, WC, ठीक है। अब प्रोसेस हमारा 2 से 3, प्रोसेस हमारा 2 से 3 क्या है कि 2 से 3 क्या है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। रिवर्सिबल आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है हमारा, आइसोथर्मल प्रोसेस। और यहाँ पर क्या है, हीट रिजेक्शन हो रहा है, एंड हीट रिजेक्शन कितना है हमारा, Q2, ठीक है। अब 3 से 4 आ जाइए, ये नोट कर लीजिए हैंड टू हैंड, आपको आपके जो नोट्स बनाने में उसमें सहायता होंगे। 3 से 4 क्या है हमारा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस। रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन को शॉर्ट में लिख देते हैं ऐसे, प्रोसेस, ठीक है। रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस। और जो हीट वो क्या वर्क WE, और इसमें क्या है कि वर्क आउटपुट, जो वर्क मिल रहा है या वर्क आउटपुट है हमारा कहाँ से, एक्सपेंशन डिवाइस से, वो WE है। समझ में आ गया, ठीक है। और हमारा फिर जो नेक्स्ट प्रोसेस है क्या, 3 से 4, 4 से 1। अब 4 से 1 को मैं कहाँ लिख रहा हूँ, यहीं लिख दे रहा हूँ, नीचे नहीं आने का। तो इसमें क्या है, ये हो जाएगा आपका, और ये 4 से 1, अब मैं बता रहा हूँ इसमें 4 से 1 यहाँ दिख दे रहा हूँ, उसको मिटा दे रहा हूँ।
जो प्रोसेस 4 से 1 है वो क्या है हमारा, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस, एक्सपेंशन प्रोसेस। और इसमें जो हमारी हीट एब्जॉर्ब्स है वो कितनी है, हीट एब्जॉर्ब्ड, कितनी हमारा हीट एब्जॉर्ब हो रही है वो Q1 है। ठीक है, जैसे कि हमने डायग्राम में दे रखा है वही चीज़ हमने यहाँ पर अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करी है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और जितने भी मैकेनिकल के 4th सेमेस्टर के या 5th सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको आप इस चैनल से जोड़ लीजिएगा। तो ये समझ में आ गया सब। चलिए अब मैं क्या निकालता हूँ, COP कैसे निकालते हैं इसकी, COP देख लीजिए। ये COP निकालेंगे हम किसकी, रेफ्रिजरेटर की। अब मैं देखो COP क्या है, हम इस डायग्राम से देखेंगे। इस डायग्राम को मिटा दूं, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये इसको मिटा दे रहा हूं। ठीक है, ये PV डायग्राम में मिटा चुका हूं क्योंकि मुझे TS डायग्राम के थ्रू ही इसकी COP हम निकाल सकते हैं आसानी से। देखो COP किसके निकालेंगे हम, रेफ्रिजरेटर के। R डिनोट कर रहा है हमारा, रेफ्रिजरेटर को डिनोट कर रहा है। तो देखो COP क्या होती है, COP क्या होती है मैंने बताया था पहले तो, चलो ठीक है। COP होती क्या है कि हमारी हीट एब्जॉर्ब्ड कितनी कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब टू द, इट इज द रेशियो हीट एब्जॉर्ब टू द वर्क इनपुट, कि हमारा जो जितना वर्क मिल रहा है। ठीक है, वर्क इनपुट, समझ में आ गया। तो हम देख लीजिए इसमें कि हमारी Q1 क्या है, Q1 कितना है हमारा Q1 देख लीजिए, Q1 ये Q1 कितना है हमारा, अगर हम इसकी निकालेंगे किसके, टेम्परेचर के और एंट्रोपी की फॉर्म में निकालेंगे तो Q1 हो जाएगा हमारा T1, ये हो जाएगा H2 माइनस S3, H2 माइनस S3। ठीक है, और ऐसे निकाल लेंगे हम क्या, Q2 की निकालेंगे कि जो हमारी हीट हमारी कंडेंसर से जो रिजेक्ट हो रही है, Q2 हीट क्या निकालेंगे हम, T2 हो जाएगा, क्योंकि हमारा टेम्परेचर यहाँ पर T2 है। ठीक है, इसलिए हम T2 लेंगे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे भी हम H2 माइनस S3 ले लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया, H2 माइनस S3 लेंगे, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर देखो Q1 लिए ना मैंने यहाँ पर, तो H2 माइनस S3 क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर S1 बराबर है S2 के और S3 बराबर है S4 के। अगर हम S2 की जगह S1 लेते या फिर S3 की जगह S4 ले सकते तो हम यहाँ पर इन दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं और H2 हमें S3 ले सकते हैं, क्योंकि ये हमारा देखो एक स्ट्रेट लाइन को शो कर रहा है ना 3 से लेके 4। तो ये क्या है, कांस्टेंट एंट्रोपी, मतलब इस लाइन से हमारी एंट्रोपी इनकी कांस्टेंट है। देखो 2 से लेके 3, वो 2 से लेके 1 से लेके 2 पे यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारी जो एंट्रोपी है वो इस प्रोसेस के लिए कांस्टेंट है। ऐसे देखो ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हो गया कि 2 से 3 आ रहे हैं ना, तो लेकिन ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो इसके सापेक्ष में टेम्परेचर हमारा T2 है और यहाँ पर इसके सापेक्ष में क्या है टेम्परेचर हमारा T2 बटे वो T2 बराबर होगा T3 के, और यहाँ पर क्या है T1 बराबर होगा T4 के, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर है, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब तो यही होता है ना कि एक होता क्या है कि आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें हमारा तापमान समान रहता है, तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा इसका Q1 Q2 निकल गया। अब देख लीजिए, अब हमारा क्या है, जो वर्क इनपुट होगा या नेट वर्क इनपुट, इसको हम नेट वर्क इनपुट बोल देते हैं। नेट वर्क इनपुट कितना होगा, तो ये देख लीजिए W नेट कितना होगा, क्या हो जाएगा कि हमारा जो हम दे रहे हैं WC माइनस WE, कि मतलब जो कंप्रेशन को वर्क दे रहे हैं हम और जो हमें वर्क मिल रहा है उसको घटा देंगे तो हमारा नेट वर्क नेट मिल जाएगा, नेट वर्क आउटपुट मिल जाएगा, कितना हम उसको दे रहे हैं। और ये हमारा किसके बराबर होगा कि हम जितनी हीट रिजेक्ट हो रही है, ठीक है, Q2 माइनस Q1, ये इसके बराबर हो जाएगा कि जितनी हीट हमारी रिजेक्ट हो रही है, अगर हम इसमें से कितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं ये घटा देते हैं तो हमारा नेट वर्क आउटपुट मिल जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ गया। अब देखो इन दोनों की वैल्यू हम यहाँ पुट कर दे रहे हैं, इस दोनों की वैल्यू हम यहाँ पुट कर दे रहे हैं, तो क्या हो गया, देखो Q2 की वैल्यू क्या है, Q2 की वैल्यू क्या है, T2 माइनस वो T2 ब्रैकेट H2 माइनस S3 और
माइनस T1, T1 क्या है H2 माइनस H3, ठीक है। अब देखो ये टर्म और ये टर्म दोनों में कॉमन है, हम इस चीज़ को कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, क्या जाएगा T2 माइनस के T1, T2 माइनस के T1 और यहाँ पर जाएगा हमारा H2 माइनस H3, समझ में आ गया। तो ये हमारा होगा नेट वर्क इनपुट जो हम एक रेफ्रिजरेटर को दे रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो COP निकाल लो। COP कैसे निकालेंगे, वही जो ऊपर मैंने फॉर्मूला रखा है कि इट इज़ द रेशियो ऑफ हीट एब्जॉर्ब टू द नेट वर्क इनपुट, जो हमारा नेट इनपुट है, ठीक है। तो देखो लिख लीजिए क्या है कि हीट एब्जॉर्ब कितनी हो रही है हमारी, Q1 हो रही है। भाई हमारी जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है रेफ्रिजरेटर के केस में वो Q1 है। अगर हीट पंप हो रहा होता तो हीट पंप के केस में क्या लेते हैं हम, Q2 लेते कि वो कितनी से ज़्यादा हीट रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है, उसको हम Q2 लेते। तो हमने Q1 ले रखी है और हमारा क्या है W नेट कि कितना हमारा वर्क इसमें हम इसको दे रहे हैं। तो Q1 की वैल्यू लिख दीजिए यहाँ पर, Q1 की वैल्यू कितनी है T1 और ये H2 माइनस के H3 अपॉन ये क्या आ गया T2 माइनस T1 और H2 माइनस के H3, समझ में आ गया। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो गया तो क्या आएगा आगे बचाइए, क्या हो गया, तो T1 अपॉन T2 माइनस के T3, T1 और T2 माइनस के T3। तो ये क्या हो गई हमारी COP हो गई किसकी, रेफ्रिजरेटर की, इन केस ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। मतलब क्या है कि ये कार्नोट जो रिवर्स कार्नोट साइकिल है उस केस में हमारी जो रेफ्रिजरेटर की जो COP है वो T1 अपॉन T2 माइनस T3 हो गई है, ये हमारी निकल कर यहाँ पर आ गई है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब मैं और आगे इसकी ऐसे ही हम सिमिलरली क्या कर सकते हैं, हीट पंप की निकाल लीजिए। अगर वो कहने लगा कि चलो भाई चलो हीट पंप की निकाल लीजिए कि हीट पंप की क्या होती है COP, तो उसको भी निकाल लीजिए, उसको भी देख लेते हैं कैसे निकलती है वो। देखो COP का मैंने कल एक फॉर्मूला बताया था, हीट पंप HP डिनोट टू हीट पंप, एक फॉर्मूला बताया था, वो क्या था कि अगर हमारी COP रेफ्रिजरेटर की है उसमें 1 ऐड कर दे रहे हैं तो हमारी क्या है COP हीट पंप की निकल आएगी, ठीक है। चाहे तो ऐसे निकाल लो या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं कि हीट डिलीवर्ड, कि कितनी हीट हम डिलीवर्ड कर रहे हैं और टोटल वर्क इनपुट, नेट वर्क इनपुट या वर्क इनपुट कितना हम इसको इनपुट दे रहे हैं, कैसे भी निकाल लो, दोनों केस में निकाल सकते हैं हम। तो देख लीजिए अगर हम इसमें 1 ऐड कर दे रहे हैं, पहले इससे निकाल लेते हैं T1 अपॉन T2 माइनस के T3 प्लस में 1 ऐड कर दे रहे हैं। अब 1 ऐड करेंगे तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो जाएगा T1 प्लस में सॉरी T3 नहीं है T2 है, यहाँ पे भी T2 है, समझ में आ गया। तो अगर हम T1 हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया T2 माइनस के सॉरी यहाँ पे T1 नहीं है, यहाँ पर T1 है और यहाँ पे भी T1 है, तो T2 माइनस के T1 आ गया और यहाँ पर आ जाएगा फिर से वही क्या T2 माइनस के T1। चलिए तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो जो COP होगी किसकी, हीट पंप की, कितनी आगे निकल गए, ये देख लीजिए T2 बटे T2 माइनस के T1, ये COP आ गई है किसकी, हीट पंप की, समझ में आ गया। तो हम इससे हम COP निकाल सकते हैं, हीट पंप की निकल गई है, ठीक है। अब चाहे तो हम डायरेक्ट इससे भी निकाल लो, वो कह रहा है कि हीट डिलीवर्ड कितनी हो रही है, हीट डिलीवर्ड मतलब हीट हम कितने डिलीवर करते हैं, कितनी रिजेक्ट कर रही है, वो Q2 है, तो Q2 हो जाएगी और जो वर्क इनपुट है वो मतलब जो वो हो जाएगा T2 माइनस के T2, तो Q2 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ पर आराम से, ठीक है, निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मिटा दे रहा हूँ। तो हम कह सकते हैं कि COP हीट पंप की कितनी होगी T2 माइनस T3 और COP हमारी रेफ्रिजरेटर की कितनी थी, वो थी T1 माइनस के T2 बटे माइनस T1, ठीक है, T1 अपॉन T2 माइनस के T1। तो ये COP होगी किसकी, हमारे रेफ्रिजरेटर की, समझ में आ गया। तो ये हम ऐसे करके
इनकी सीओपी निकाल सकते हैं। तो ये समझ में आ गया कि रिवर्स कार्नोट साइकिल क्या होती है। रिवर्स कार्नोट साइकिल इसलिए होती है क्योंकि ये हीट इंजन के इसमें सारे रिवर्स प्रोसेस होते हैं, तो इसलिए हम इसको रिवर्स कार्नोट साइकिल बोलते हैं। सही है। चलिए अब एक चीज़ और देख लीजिए, अगर इंजन की इफिशिएंसी निकालें तो वो कैसे निकालेंगे, कि अगर वो कह दे चलो इंजन की इफिशिएंसी में निकाल लेते हैं, तो जो इंजन की इफिशिएंसी होती है, इंजन की इफिशिएंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन, इफिशिएंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन। तो कैसे निकालेंगे, देखो इफिशिएंसी को कैसे डिनोट करते हैं हम, ईटा से, और ये यहाँ पर इंजन हो गया, ई मतलब इंजन, तो हम क्या करेंगे कि ये उल्टी होती है 1/, किसकी, सीओपी ऑफ हीट पंप। क्या होती है ये, जो इफिशिएंसी होती है कार्नोट हीट इंजन की, वो रिवर्स मतलब वो रेसिप्रोकल होती है किसकी, सीओपी ऑफ हीट पंप की। निकाल लीजिए, देखिए 1/, क्या है, हीट पंप की क्या है, ये है ना T2, और ऊपर पहुंच जाए कितना, T2 माइनस के T1। समझ में आ गया। अब ले लो तो क्या जाएगा, 1 माइनस के T1/T2। तो ये क्या है, इफिशिएंसी निकल के आ गई हमारी किसकी, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि जो इफिशिएंसी आ गई हमारी किसकी, हीट इंजन की, वो कितनी आ गई, 1 माइनस के T1/T2। ये समझ में आ गया। तो हमारे 3 फॉर्मूले हो गए ये कि सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर कितनी होती है, T1/T2 माइनस T1, और सीओपी ऑफ हीट पंप T2/T2 माइनस T1, और क्या है, इफिशिएंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन 1 माइनस के T1/T2। अब देख लीजिए, क्योंकि ये वो RAC है, मतलब रेफ्रिजरेटर है, तो हमें इसके सीओपी के बारे में पढ़ना है। तो देख लीजिए, अब डिपेंड करेगा, देखो अब हम कह सकते हैं कि जो रेफ्रिजरेटर की है वो सीओपी किस पर डिपेंड कर रही है। देखो दिख रहा है ये जो फॉर्मूले हैं, बताओ कोई बताएगा मुझे, बताइए। देखो ये क्या है, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर की डिपेंड कर रही है T1 पे और T2 पे। समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर के जो सोर्स है, जो हीट रिजर्वायर के जो सोर्स है, इन पर डिपेंड करती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर फॉर मैक्सिमम सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, कि अगर हम मैक्सिमम सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर देखें तो उसमें क्या है, देख लीजिए, इसमें देख लीजिए कि जो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर है वो डिपेंड कर रही है T1 पर और T2 पर। तो T1 क्या है हमारा, जो टेम्परेचर है किसका, एनवायरनमेंट का, और T2 कहाँ के, जहाँ पे हम रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो क्या है कि अगर T1 की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, T1 की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उसकी सीओपी ही उतनी ही ज़्यादा होगी। समझ में आ गया। और अगर T2 की वैल्यू, T2 मतलब जो वैल्यू, जो हीट हमारी रिजेक्ट हो रही है यहाँ पर, जो T2, यहाँ पर इसका टेम्परेचर कम होगा तो भी हमारी सीओपी रेफ्रिजरेटर की ज़्यादा होगी। समझ में आ गया। तो लिख सकते हैं हम फॉर मैक्सिमम इफिशिएंसी, वो फॉर मैक्सिमम सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर किस पर डिपेंड करेगा, वो एक 1 पर हो गया कि इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ T1, इंक्रीजिंग दी टेम्परेचर कितना, T1। जो T1 टेम्परेचर है इसको हम इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, इसकी इफिशिएंसी, वो सॉरी इफिशिएंसी नहीं, सीओपी बोलते हैं हम रेफ्रिजरेटर के केस में, तो इसकी सीओपी बढ़ जाती है। समझ में आ गया। तो ये क्या है, समझ में आ रहा है ना। फिर दूसरा क्या है हमारा, कि अगर हम डिक्रीज कर देते हैं, अगर हम क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं क्या, टेम्परेचर किसका, जो हम हीट रिजेक्ट कर रहे हैं, इंक्रीजिंग द, देखो जो डिक्रीज कर रहे हैं, क्या डिक्रीज कर देते हैं टेम्परेचर, डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ हायर टेम्परेचर, डिक्रीज द हायर टेम्परेचर, यहाँ पर लिखेंगे हम डिक्रीजिंग द हायर टेम्परेचर, मतलब
T2 को हम डिक्रीज कर देते हैं तो भी हमारी COP मैक्सिमम होगी, या फिर इंक्रीजिंग द लोअर टेम्परेचर, इंक्रीजिंग द लोअर टेम्परेचर T1 इसको बढ़ा दें तब भी हमारी COP क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और जुड़े रहिए हमारे पॉलिटेक्निक स्टडी के YouTube चैनल से। आगे हम और भी अच्छे अच्छे आपको कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या फिर हमें कोई इसमें फीडबैक देना चाहते हैं कि अगर हम ये चीज़ करें तो और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आने की कोशिश करेंगे, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में नीचे बता दीजिएगा। हम अगले लेक्चर में आपको उसको इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।